तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, किस तरीके से उनकी नियुक्ति होती है, क्या क्या पद की शर्तें हैं। आज हम देखेंगे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको हटाने का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बताया गया है। तो जिन लोगों ने पुराने वाले वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वाले वीडियो को ज़रूर देखें तो आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशन में और समझने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं कि न्यायाधीशों को हटाने का क्या प्रोसीजर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है। मतलब किसके आदेश पर? राष्ट्रपति के आदेश पर ही ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अब राष्ट्रपति ऐसे ही आदेश नहीं दे देता है, उसके पीछे भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का समर्थन। अगर बात करें विशेष बहुमत की बात करी जा रही है तो विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है? इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों में, बहुत बार ये पॉइंट आपको बता चुकी हूँ कि विशेष बहुमत क्या होता है, फिर से देख लेते हैं। इस प्रस्ताव को उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और उस सदन में मौजूद मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन होता है, जिसे हम विशेष बहुमत कहते हैं, का मिलना आवश्यक है। हटाने की प्रक्रिया है, हटाने के जो आधार हैं वो कौन कौन से हैं एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता, या तो व्यक्ति उसके लिए योग्य ही नहीं है, अक्षम हो गया है, या फिर कदाचार की कहीं पर भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसमें संविधान में जो व्याख्याएं हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई काम गलत पाया जाता है तो इसको सिद्ध कदाचार कहा जा सकता है। और अक्षमता के अनुरूप अगर ये 2 चीज़ें हैं तो इसके आधार पर उसको हटाया जा सकता है। किसको? हाई कोर्ट के जजेस को। इस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया और आधारों पर हटाया जाएगा। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की प्रक्रिया समान है, तो हाँ बिल्कुल, उनको अगर हटाए जाने की प्रक्रिया की आप बात करेंगे तो बिल्कुल समान है। जैसे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है, वैसे ही हाई कोर्ट के जजेस को भी हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाने के निम्नलिखित नियम हैं। इसको महाभियोग की प्रक्रिया भी कहते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको राष्ट्रपति जब पढ़ाया था उस समय पर भी बताई थी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के थ्रू किस तरीके से लगाया जाता है और क्या क्या चीज़ें उसमें आवश्यक हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। यहाँ पर देखेंगे 100 सदस्यों मतलब लोकसभा के या फिर राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर। हटाने का जो प्रस्ताव होगा वो अध्यक्ष या फिर सभापति को सौंपना होगा। तो आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ कि 100 सदस्य लोकसभा के अथवा 50 सदस्य राज्यसभा के हस्ताक्षर करेंगे उस प्रस्ताव पर हटाने के लिए जो प्रस्ताव बना है, और उसको बाद में कहाँ सौंपा जाएगा? अध्यक्ष को या फिर सभापति को। अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकृत भी कर सकते हैं और अस्वीकृत भी कर सकते हैं। ये दोनों मर्जी किसके पास है? अध्यक्ष और सभापति के पास है कि वो उसे स्वीकार करते हैं और या फिर उसे डिनाई कर देते हैं। दोनों की दोनों मर्जी उनकी है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, अगर ये चीज़ क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई, तो क्या होगा? अध्यक्ष और सभापति जो होंगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार पूछा जा सकता है कि जब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है तो कितने सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में 3 सदस्य होते हैं। अब 3 सदस्य कौन कौन से होते हैं? उच्चतम न्यायालय के एक तो होंगे मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई और न्यायाधीश होगा। मतलब बात आ गई कहाँ की? उच्चतम न्यायालय की। हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा या फिर मुख्य न्यायाधीश होगा। और दूसरा क्या होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उच्च न्यायालय का एक जो मुख्य होंगे वो न्यायाधीश होंगे और एक प्रख्यात कोई न्यायविद होना चाहिए। 3 लोग इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से? एक तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का
मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई और न्यायाधीश, या एक उच्च, जिस न्यायालय से हटाने की बात चल रही है, या फिर एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक कोई प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो इस चीज़ों में, उनको बहुत अच्छी जानकारी हो। यदि समिति यह पाती है, समिति ने सारे पहलुओं की जांच करी और उसको लगा कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है, मतलब उस पर जो कदाचार लगाया गया है उस पर वो दोषी पाया गया या अयोग्य है, या उसकी जो क्षमताएं हैं उनके लिए वो अयोग्य है, तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। फिर क्या करेगा सदन इस पर? जिस सदन में भी प्रस्ताव लाया गया था उस सदन में ये प्रस्ताव किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, इसमें एक की आवश्यकता नहीं है, दोनों की आवश्यकता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। क्या होगा जब सदन में समिति बन गई, समिति ने पा लिया कि ये दोषी है, उसके बाद दोनों सदनों को भेजा गया, दोनों सदनों में इस बात के लिए प्रस्ताव पारित हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ही तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अंततः लास्ट में क्या होता है कि न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित कर देते हैं। ये वाली जो लाइन है वो शुरुआत में मैंने आपको बताई थी कि बिना राष्ट्रपति के आदेश के ये जो है वो पारित नहीं होगा। जब मैंने आपको पूरा पार्लियामेंट पढ़ाया था तो मैंने उस टाइम पर भी बताया था कि पार्लियामेंट में, संसद में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति और दोनों लोकसभा और राज्यसभा, इनके बाद ही कोई अधिनियम या कोई ऐसे काम किए जाते हैं। अब देखते हैं, इनसे ये तो स्पष्ट हो गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। जैसा कि उच्च न्यायालय में है वैसा ही सेम उच्चतम न्यायालय में, या तो ये कहें या फिर ये कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो हटाने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही महाभियोग की प्रक्रिया वो सेम टू सेम उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट के लिए भी है। अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी एक भी मतलब कोई भी जो न्यायाधीश है उस पर महाभियोग लगाया गया है। ये जितना भी मैटर है एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से है। जो लोग मुझे पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे पीके एजुकेशन कोर पर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है न्यायाधीशों से संबंधित। वेतन और भत्ते, वेतन और भत्तों की अगर बात करें तो इनके वेतन और भत्ते जितनी भी सुविधाएं हैं, अवकाश और पेंशन समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनका वेतन भत्ता किस पर भारित होता है, तो आपको बताना है ये संसद पर भारित होता है, इन्हीं के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनकी नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल के उनमें कोई कमी नहीं की जा सकती है। 2009 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 30,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रति माह एवं अन्य न्यायाधीशों का 26,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। उन्हें सरकार भत्ता और निःशुल्क आवास तथा अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि सभी प्रदान की जाती हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि न्यायाधीश का वेतन, भत्ते और सुविधाएं और अवकाश जो है वो निर्धारित किए जाते हैं संसद के द्वारा, लेकिन ये भारित किस पर होते हैं? राज्य की निधि पर, राज्य की संचित निधि पर। क्यों? राज्य के लिए हाईकोर्ट किस में है? राज्य के लिए आता है, लेकिन इसकी पेंशन की अगर बात करते हैं तो पेंशन संसद पर भारित होती है। अब देखते हैं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उनके द्वारा अंतिम माह के जो उनका वेतन होता है उसी के अकॉर्डिंग 50% प्रति माह वह पेंशन पाने के हकदार होते हैं। लास्ट मंथ में जब वो रिटायर्ड होते हैं और लास्ट मंथ में जो उनकी सैलरी होती है उसी का 50% उनको उनकी पेंशन के रूप में दिया जाता है और उसके ही वो हकदार होते हैं। अब अगर बात करें न्यायाधीशों के स्थानांतरण की, उनके ट्रांसफर के लिए क्या क्या प्रोसीजर है उनको भी देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरी न्यायपालिका जो भारत की है इससे कई बार क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है। किसके बाद? मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति ऐसा काम कर सकता है। ट्रांसफर पर वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्तों का हकदार है जो संसद द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ट्रांसफर के बाद जो भी और चीज़ें होंगी जो संसद के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाएंगे उनको पर उनसे वो ट्रांसफर करने पर जो चीज़ें होंगी उनको किया जाएगा। 1977 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप
और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा, ना कि दंड के रूप में। ऐसा नहीं होगा कि किसी हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में उसको भेज दिया गया, सपोज करिए यूपी के हाईकोर्ट से एमपी हाईकोर्ट में भेज दिया और दंड स्वरूप में ये काम हुआ, ऐसा नहीं। ध्यान रखा जाएगा कि लोक कल्याण के लिए आवश्यक है या फिर अपवाद स्वरूप कोई ऐसी इमरजेंसी या कोई ऐसी आवश्यकता है, उसके रूप में ही इसे किया जाएगा। दोबारा 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण में मनमानी रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा जरूरी है, लेकिन इस न्यायिक समीक्षा की पहल या चुनौती कौन करेगा? वही न्यायाधीश इस मामले को चुनौती दे सकता है जिसे स्थानांतरित किया गया है। अब जिसको भेजा गया है वही इस पर चुनौती दे सकता है। तृतीय न्यायाधीश मामले में अगर बात करें, 1998 में उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, एक तो वो जहां से न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा हो, एक वहां जहां पर वह जा रहा हो, से परामर्श करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस ट्रांसफर कर दिया, उसके पीछे भी ये कारण बताए गए। इस तरह एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय से ही परामर्श की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए और भी उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें, राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है किसी को भी मुख्य? जब वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या हो, पद खाली हो, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन करने में अक्षम हो। ये सारी कंडीशन होंगी तो वो किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश घोषित कर सकता है या उसे पद पर बिठा सकता है। अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश में क्या है? राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अलावा न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी रूप में नियुक्त कर सकते हैं, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 2 वर्ष से ऐसे जो न्यायाधीश हैं उनकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अब क्या है इसमें? यदि अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो, अगर लग रहा है कि उच्च न्यायालय पे बहुत ज़्यादा काम है तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर और ज़्यादा काम बकाया है या जिस तरीके से बर्डन है उसके हिसाब से इनकी नियुक्ति की जा सकती है। राष्ट्रपति उस परिस्थिति में भी योग्य व्यक्तियों को किसी उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश के अलावा अनुपस्थित या कारणों से जो अन्य कारण हैं उनके द्वारा अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो, या फिर किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो। एक कार्यकारी न्यायाधीश तब तक कार्य कर सकता है जब तक स्थायी न्यायाधीश अपना पद ना संभाल ले। मतलब अगर किसी के पद पर कोई आया है तो वो तब तक काम करेगा जब तक कि जो स्थायी व्यक्ति है वो आकर अपना पद ना संभाल ले। हालांकि अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र से कम के पश्चात पद पर नहीं रहेगा। मतलब 62 वर्ष की तो उम्र है, इनकी लिमिट जो बताई गई है कि 62 वर्ष की उम्र तक ये काम कर सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को लेकर क्या क्या प्रोसीजर हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को स्थायी अवधि के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम करने के लिए कह सकते हैं। जो मतलब सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए भी कहा जा सकता है किसी हाई कोर्ट में वो बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा कब करेंगे? पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें आवश्यक है और संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के बाद ही वो काम कर सकेंगे। जो न्यायाधीश है अगर वो चाहेगा तो ही वो ऐसा काम कर पाएंगे, और उनके चाहने के साथ साथ क्या है कि राष्ट्रपति की भी पूर्व अनुमति इसमें आवश्यक है। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय भत्तों का अधिकारी होता है। उसे उस उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां एवं सुविधाएं और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन वह उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाएगा, अन्यथा वो क्या होगा? उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश माना जाएगा। अब देखते हैं उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता की अगर बात करें। उच्च न्यायालय को सौंपे गए कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु न्यायालय की स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हम बात करें कि जुडिशरी सिस्टम को स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है ताकि वो निर्णय देने में किसी भी तरीके का दबाव, अतिक्रमण या हस्तक्षेप ना उसे लगे। इन सभी चीज़ों से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। उसे बिना डर व पक्षपात के न्याय करने की छूट होनी चाहिए। संविधान में उच्च न्यायालय के निष्पक्ष
और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। क्या है वो उपबंध? जैसे कि नियुक्ति की बात करते हैं। नियुक्ति की विधि। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अर्थात कैबिनेट एवं स्वयं न्यायपालिका के सदस्यों अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही की जाती है। यह उपबंध कार्यपालिका को पूर्णतः विवेकाधीन में कमी और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक अथवा व्यवहारिक पक्षपात ना हो। कई बार हम देखते हैं कि कोई भी पद अगर दिया जाता है तो वो हमेशा न्यायपालिका से अगर संबंधित है तो उसमें राजनीति से वो बिल्कुल हटकर होना चाहिए, उसमें कोई भी राजनीतिक मुद्दा ऐसा शामिल नहीं होना चाहिए। कार्यकाल की सुरक्षा की अगर बात करते हैं, मैंने अभी बताया आपको किस तरीके से महाभियोग लगाकर ही हटाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी राष्ट्रपति ने बस आदेश दिया और हटा दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उनको संविधान में उल्लिखित विधि और आधारों पर ही सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि केवल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही पद धारण नहीं करते। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति, जैसे कि मैंने बताया था आपको, मंत्री जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन वो उनको डिसॉल्व ऐसे नहीं कर सकती। जब तक कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उनको ऐसे नहीं हटा सकती। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण ये यहाँ पर नहीं करते हैं। हटा सकते हैं लेकिन किसके आदेश पर? जब पूरी प्रोसीजर प्रक्रिया पूरी फॉलो हो जाएगी। यद्यपि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि अब तक किसी उच्च न्यायालय कि किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया, मतलब महाभियोग नहीं लगाया गया है। ये भी पूछा जा सकता है क्या भारत में किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है? तो आप स्टेटमेंट में अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप बोलेंगे नहीं लगाई गई है। निश्चित सेवा शर्तों की अगर बात करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकारों, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जा सकता है। बात हाईकोर्ट की है, लेकिन निर्धारण कौन करता है? संसद। लेकिन उसकी नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल के इन सब में कमी नहीं की जाएगी। इस तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें उसके कार्यकाल तक यथावत रहती हैं। जैसे समय पर उसने ज्वाइन किया था, जो उसकी सेवा शर्तें थी वो एग्जैक्टली वैसी ही रहेंगी। बीच में उनमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, सिवाय तब की जब वित्तीय आपातकाल लगा हो। और अच्छी बात यह है कि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। संचित निधि पर भारित अगर व्यय की बात करते हैं, न्यायाधीश एवं स्टाफ के वेतन, भत्ते, पेंशन और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्चा संबंधी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। देखिए कौन कौन सी बात करी गई? वेतन, भत्ते, पेंशन और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्चा, ये सब किस पर भारत है? राज्य की संचित निधि पर, क्योंकि बात यहाँ पर हाईकोर्ट की करी जा रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट की आएगी तो फिर वो संसद पर होंगे। इस तरह राज्य विधानमंडल इस पर ना तो कोई मतदान कर सकता है। और ध्यान देने योग्य बात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि से ही दी जाती है। पेंशन की बात आएगी तो भारत की संचित निधि से दी जाएगी। अगर सैलरी की बात आती है तो वो राज्य की संचित निधि से दी जाएगी। और पेंशन किससे नहीं दी जाएगी? राज्य की संचित निधि से नहीं दी जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप यूपीपीसीएस का पेपर उठा के देखेंगे, यूपीएससी का उठा के देखेंगे, आपको वहाँ पर ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। न्यायाधीशों के कार्यों पर चर्चा नहीं की जा सकती। कहाँ पर? संविधान एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर संसद अथवा राज्य विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। किसी भी न्यायाधीश के बारे में चर्चा वहां पर नहीं की जाएगी, सिवाय तब जब उन पर संसद में महाभियोग चल रहा हो या फिर विचाराधीन हो। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध है। किस तरीके से? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता। केवल कहाँ पर कर सकता है? या तो उच्चतम न्यायालय, भाई प्रमोशन में हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, या फिर किसी और अन्य हाई कोर्ट में जा सकता है, लेकिन इसके अलावा वो और कहीं पर भी काम नहीं कर सकता। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे भविष्य में किसी लाभ की आशा से पक्षपात ना करें, ताकि कोई भी बात यही आती है कि ना किसी भी तरीके की उनको कोई मतलब उनको बेनिफिट्स ना दिखे। अपनी अवमानना के लिए दंड की शक्ति। अब इसमें क्या है? न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। इस प्रकार कोई भी इसके कार्यों और निर्णयों की आलोचना या विरोध नहीं कर सकता है। यह शक्ति उच्च न्यायालय के प्राधिकार, गरिमा और उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए दी गई है। अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उच्च न्यायालय के बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप की नियुक्ति कर सकता है। इसमें कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, वह उनकी सेवा शर्तें भी तय कर सकता है।
इसके न्यायिक क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है। जो न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं उनमें कटौती नहीं होगी। उच्च न्यायालय की संविधान में उल्लिखित न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक शक्तियों को ना तो संसद द्वारा और ना ही राज्य की विधानमंडल द्वारा कम किया जा सकता है। जो भी न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, इनमें कोई भी कटौती संसद नहीं कर सकती है। लेकिन अन्य मामलों में इनके न्यायिक क्षेत्र एवं शक्ति को संसद एवं विधानमंडल द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। कार्यपालिका से पृथककरण की बात करें, संविधान राज्यों को निर्देशित करता है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाए जाए। मतलब न्यायपालिका अलग काम करे और कार्यपालिका अलग तरीके से काम करे। कि कार्यपालिका प्राधिकारियों को न्यायिक शक्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप इसके क्रियान्वयन पर न्यायिक प्रशासन में कार्यपालिका प्राधिकारियों की भूमिका समाप्त हो गई। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपको बताया, इसमें सारी चीज़ें कि किस तरीके से न्यायाधीशों को हटाया जाता है, क्या क्या उनकी सेवा शर्तें हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।